ईद वाले दिन मैं अपने बहन के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी वह बहन की सास और नंदे इसे डंडे से मार रहे थे और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। इसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वो रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा कि ले जाओ अपनी बदकिरदार बहन को यहाँ से। इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर बहन के आंसू देखकर मैंने इसे अपने सीने से लगाया और चुप करके इसे अपने घर ले आया था। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी बेवा बहन बाहर सहन में सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन कमरे में सो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हो रही थी। ऐसे लगता कोई मर्द इसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि इसकी चारपाई पर एक मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके इसे अपने घर से रुखसत कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमज़ोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता था। मैं इसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पर जिद करती थी, मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं इसकी बात ना मानता तो वह झगड़े पर उतर आती, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी, इसीलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने शोहर के साथ हमारे घर आती थी। वो दोनों बहुत खुश थे। बस इनमें एक कमी थी कि इनकी औलाद नहीं थी। मेरा दिल करता कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि माह रमज़ान में चौथे रोजे वाले दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। मेरी छोटी बहन बेवा हो गई थी। इसके लिए ये गम किसी क़यामत से कम नहीं था। शोहर की वफात के बाद वो अपने ससुराल में ही इद्दत में बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था, क्या वो मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी, ना वो खुद जाती थी। लेकिन मैं हर दूसरे तीसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने लाजमी जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को इसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वो हमारे घर आ जाएगी। इसीलिए इसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वो मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और बीवी से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त को ईद मिलकर आता हूँ, मगर मेरी बीवी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो वो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे कि अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारा रास्ता मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रास्ते में लोगों को देख रहा था जिन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने आज के दिन नया सूट भी नहीं पहना होगा। मैंने मिठाई के बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी इसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर इसे गरीबी के ताने देती थी और अब तो इसका शोहर भी फौत हो गया था, जो इसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर, मैं अपनी बहन के घर पहुंच चुका था, मगर वहां गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरा दिमाग चकराने लग गया। उसने कहा कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मुलाकात करने आया था। मैंने खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और इसने रंग रलियां मनानी शुरू कर दी है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है। इसीलिए मैं अब इसे मस्जिद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो ये सोचकर इसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की बेवा है,
लेकिन इसने तो हमारी ही इज्जत पर दाग लगा दिया है। हमारे घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं। अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की सास की बातों पर मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा था, जिसकी नंदों ने इसे इस कदर मारा था कि इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, लबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, लेकिन वो तो हमारे खानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन फौजिया को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने बहन की तरफ देखा तो उसने खामोशी इख्तियार कर रखी थी और अपनी सास के इल्जाम को झुठलाया तक नहीं था। मैंने फौजिया से पूछा, क्या तुम्हारी सास सच कह रही है? लेकिन वो फिर भी खामोश थी और इसकी खामोशी इसे गुनाहगार साबित कर रही थी। इसके ससुराल वालों ने इसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदजात को अपने साथ ही ले जाओ। मरता क्या ना करता, मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब इसने मेरे साथ मेरी बेवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने शोहर को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जो दाद वाला हिस्सा इसे देना पड़ता। आपको उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि इसकी सास ने इस पर क्या इल्जाम लगाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ अरसा ये यहीं रहेगी, फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त करूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई, लेकिन मजबूरन वो चुप कर गई थी। हमारे घर में दो ही कमरे थे और एक आंगन था। बहन की शादी के बाद हमने वो कमरा बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब फौजिया आई तो इसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बाबा आप पप्पू को अपने कमरे में रख ले। अब मैं अपनी बेवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता? इसलिए मेरी बीवी कहने लगी, फौजिया के लिए आंगन में चरपाई डाल दूंगी, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसीलिए मैंने कुछ न कहा और फौजिया भी खामोश रह गई। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्ज़ाम फौजिया की सास ने इस पर लगाए थे, फौजिया ने इनकी तरदीद क्यों नहीं की, क्यों ये नहीं बताया कि इसका कोई आशिक नहीं है। क्या फौजिया की सास सच कह रही थी? इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वो फौजिया को आंगन में भी जगह देने को तैयार ना होती, बल्कि इसे घर से निकाल देती। फौजिया को आए हुए एक ही दिन गुजरा था कि मेरी बीवी ने घर के सारी जिम्मेदारी इस पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई का काम इसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे घर के काम काज करने लगी, क्योंकि इससे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को मुलाजमा बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगी, फौजिया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे शोहर के मरने के बाद वो आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने इसे गुस्से से देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो? मेरी बहन बेवा है, इद्दत में है, तुम इसके हवाले से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वही सब कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर एतबार न नहीं करना तो ना करो, जल्दी तुम्हें हकीकत का पता चलेगा, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने क्या देखा है? उसने कहा, ये छुप छुप कर मुलाकातें करती है, जल्दी कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का सेहरा हमारे सर पर सज जाए। बीवी की बात पर मुझे फौजिया की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया और फिर अपनी बीवी से कहा कि फौजिया की इद्दत पूरी होने दो, इससे पहले मैं इसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बीवी जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें इसकी इद्दत का ख्याल है, लेकिन इससे अपनी इद्दत की परवाह नहीं। तुम बैठकर यही सोचते रहो और वो तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़े हुए लहजे में ये बात कहकर मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या इसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि इसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे थे?
जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मैं फौजिया को इसके ससुराल से क्यों ले आया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में फौजिया से बात करूंगा, पूछूंगा कि ये क्या मामला है। और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी बीवी बाजार गई थी, बच्चे ट्यूशन गए थे, घर पर मैं और फौजिया ही थे। फौजिया मेरे लिए चाय लाई तो मैंने इसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि इस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी, तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मेरी बात सुनकर वो सर झुका गई और बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज भी न बोली। मैंने कहा, फौजिया, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी, तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। फौजिया ने एक नजर मुझ पर डाली और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठकर चली गई। इसकी खामोशी मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता, लेकिन इसकी खामोशी ने तो इसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी इसने कुछ नहीं कहा था। फिर ऐसे ही एक दिन दिन गुजरने लगे। एक रात में अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि फौजिया आंगन में चरपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं आई। और फिर थोड़ी देर बाद वो छत की सीढ़ी नीचे उतर रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी। मुझे देखकर पहले तो वो घबरा गई और फिर कहने लगी, बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। इसकी ये बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वो तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी, इसे छत पर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई। मुझे लग रहा था मेरी बीवी और फौजिया की सास ने ठीक ही कहा था, इसका मसला कुछ और ही था। लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत न होता मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था। कुछ दिन और गुजरे और फिर एक रोज मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपने माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान है, इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे, फौजिया बच्चे संभाल लेगी। मैंने कह दिया कि ठीक है, चली जाओ, और फिर वो चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए इसके जाने के बाद मैंने फौजिया से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। फौजिया बावर्ची खाना समेट कर निकली थी। मेरी बात पर राजी हो गई और फिर मैंने फौजिया की चरपाई अपने कमरे में ही डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फौजिया जाग रही हो और उसकी चरपाई हिल रही हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसलिए मैं सोच में पड़ कर खामोशी से लेटा रहा कि शायद इसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक इसकी चरपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद लग गई। अगली सुबह सब कुछ मामूल के मुताबिक था। अलबत्ता फौजिया की आंखें कुछ सुर्ख हो रही थी, शायद जागने की वजह से ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने इससे कुछ ना पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे फौजिया अपनी चरपाई पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन जाकर मुझसे रहा ना गया कि फौजिया इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या कर रही है। मैंने मोबाइल की टार्च जला दी और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चरपाई पर बैठकर एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं अपनी बहन को इतनी कड़क और बासी रोटी खाते हुए देख रहा था और फिर मैं उठकर इसके सराहने पहुंचा तो वो घबरा गई और अपनी रोटी को अपने दुपट्टे में छुपाने लगी। मैंने हाथ से इसका दुपट्टा हटाया तो इसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो, इसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, फौजिया, ये क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, ये क्या कर रही हो? मेरी बात पर वो रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है, मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रातों को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और इससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं देती। वो नजर झुकाने गई और कहने लगी, दरअसल भाई, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने शोहर अकबर के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर इसका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पर तो क़यामत गुजरी थी
और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाह कर भी इन्हें नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया था। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था। वो मेरे पीछे चली आई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन इसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर डाल दिया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर इन्हें पता चलता कि मैं उम्मीद से हूं तो न जाने वो क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे अबॉर्शन करवाने का कहेंगी, इसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगी। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे अकबर से मोहब्बत थी और ये बच्चा इसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी, लेकिन मेरा दम घुट रहा था। तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानो रहती है। मैंने इसे अपने हमला होने का बताया था, इसलिए जब मुझे भाभी खाना ना देती तो मुझे कुछ ना कुछ खाने को ला देती। भाभी को लगता है मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वही कोई और नहीं, हैरानो है, जो मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देती है। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वो फौरन घर छोड़कर चली जाती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसीलिए माँ खामोश रही। अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर फौजिया जोर जोर से रोने लगी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया था। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। इसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी, जो शायद इसे पहले मुझे बता देनी चाहिए थी, मगर वो मुझ पर एतबार कैसे करती। कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था, कब मैंने इसे दुनिया वालों से बचाया था। इसके बेवा होने पर भी मैं इसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ आया था, और जब इसे घर लाया तो भी बहुत मजबूरी में लाया था। मैं तो इसे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सका था। कभी इससे नहीं पूछा था कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने इसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया इसके साथ कैसा है। मैंने कभी इसे दो बोल मोहब्बत के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर कोताही का एहसास हो गया था। मैंने इससे वादा किया कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं खुद इसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात मैं इसके साथ बैठकर इसे दिलासा देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया था। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं इससे दो टोक बात करूंगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो इसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देना होगी, वरना वो अपने घर वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद या मेरी बीवी लौट कर घर आई तो मैंने इसको सामने बिठाया और खुद इसे बताया कि फौजिया उम्मीद से है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई, कहने लगी अगर ऐसा है तो इसका बच्चा ज़ाया करवाना चाहिए। इसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और एक बच्चे की माँ से तो कोई आसानी से शादी नहीं करता। मैंने गुस्से से फौजिया को देखा और कहा मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मैं वही करूँगा जिसमें मेरी बहन की खुशी है। वो अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं इसकी ज़िंदगी का फैसला करूँ। ये घर मेरे माँ बाप का घर है और इस पर फौजिया का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली दफ़ा मैंने इससे इस लहजे में बात की थी। मैंने इससे कहा कि तुम्हें फौजिया और इसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्द ही मैं ऊपर एक छोटा सा पोर्शन बनवा कर फौजिया को दे दूंगा। ना ही वो तुम्हारी मुलाजमा है और ना ही तुम पर इसकी खिदमत फ़र्ज है, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना और वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। जब इसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो मैं खुद इसकी शादी कर दूंगा। ये कहकर मैंने बात ही ख़त्म कर दी थी। फौजिया जो दूर खड़ी थी, इसके चेहरे पर सुकून आ गया था, क्योंकि मेरी बीवी मेरे रवैये की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो जान गई थी कि अब इसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। इस दिन के बाद से मेरी बीवी का रवैया मेरी बहन से बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था।
گھر میں بالکل سکون تھا۔ 1 سال بعد میرے کزن اکمل کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے فوزیہ کا رشتہ مانگا تو میں نے اس کی شادی اکمل سے کر دی۔ آج وہ اپنے گھر ہے اور ہم اپنے گھر ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں۔